दोस्तों इस वीडियो में आप सीखेंगे प्रतिदर्श प्रश्न पत्र कक्षा 10 हाई स्कूल जो मैथमेटिक्स का पेपर था उसके 5वें प्रश्न को। और शुरुआत करते हैं। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योगफल 365 हो। इस प्रकार के प्रश्न को हल करना है। तो इस प्रश्न को हल करने के लिए सबसे पहले तो आपको हल करते हुए लिखना होगा माना पहला पूर्णांक बराबर x लिख लिया। दूसरा क्रमागत पूर्णांक की बात कर रहे थे, इस वजह से दूसरा पूर्णांक जो होगा उसमें एक जोड़ने के बाद प्राप्त होगा। अब प्रश्नानुसार वर्गों का योगफल 365 है, तो यहाँ पे पहली संख्या x दूसरी संख्या x प्लस 1 दोनों को रख दिया और उनकी घातें 2 लगा दी और बराबर 365 कर दिया। इसके बाद यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है x प्लस 1 होल स्क्वायर, इसका पूरा विस्तार किया। एक्स स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2x और 1 गुणा कर दिया। यहाँ पे एक्स स्क्वायर जोड़ करके कितना हो गया, 2x स्क्वायर हो गया। और यहाँ पे 2 1 कम 2x जो 2 बन गया, 1 की घातें जो 2 थी तो वो 1 बन गया। बाकी सारी चीज़ें वैसे ही उतार ली, बाकी बहुत ज़्यादा चेंज नहीं हुआ है। 2x को आगे लिख रहे हैं यहाँ पे 2x स्क्वायर 2x और प्लस 1 जो था ये लिखा है। और ये जो प्लस 365 था इधर आने के बाद माइनस 365 हो जाता है और 365 में और 1 का ये घटाना हो जाएगा, 364 मिल जाएगा। और ये सभी संख्याएं 2 से कट रही हैं तो 2 से काट देंगे, 2 से भाग देने पर आपको ये मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 182 बराबर 0। यहाँ पे इसका गुणनखंड करने की बात भी आ जाती है। गुणनखंड कैसे किया जाता है, देखिए भैया यहाँ पे जो पीछे वाला अंक दिखाई दे रहा हो उसका गुणनखंड कर लेते हैं। 2 से काटा तो 51 मिल गया और फिर 7 से काटा तो 13 मिल गया, फिर 13 से काट दिया 1 मिल गया। ये 7 दुनिया बन गया 14 और 13 तो 13 है ही। 14 में से 13 घटाने पर आपको 1 मिल जाएगा और इन दोनों का गुणा 182 हो जाएगा। तो यही तरीका है आसानी से निकालने का। इसी तरीके से आप भी करिएगा। यहाँ से x कॉमन लेंगे तो x प्लस 4 मिल जाएगा। यहाँ से माइनस 13 कॉमन हो रहा है तो x प्लस ये 14 यानी 14 मिल जा रहा है। x प्लस 14 और x माइनस 13 यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं, इनका गुणनखंड हो चुका है। और अगर x प्लस 14 बराबर 0 करते हैं तो x बराबर माइनस 14 मिलेगा, जो कि आमान होगा क्योंकि आपको एक धनात्मक पूर्णांक की बात की जा रही थी और ये आपको ऋणात्मक मिला है, इसे छोड़ दिया जाएगा। x माइनस 13 बराबर 0 करेंगे तो x बराबर प्लस 13 होगा, जो कि मान्य होगा क्योंकि ये धनात्मक है। पहला पूर्णांक आपने 13 मान के रखा था तो वो 13 हो गया, x माना था 13 हो गया। दूसरा पूर्णांक x प्लस 1 माना था, 13 प्लस 1 बराबर 14 हो जाएगा। तो अभीष्ट क्रमागत संख्याएँ जो है वो 13 व 14 हैं, उत्तर हो गया। समझ में आ गया होगा। तो अब दूसरे वाले प्रश्न पे आ जाते हैं। इसमें कहा गया है बिंदु -4,6 बिंदुओं A और B से दोनों के निर्देशांक दिए गए हैं को जोड़ने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करता है, वो अनुपात हमें ज्ञात करना है। इस प्रश्न को हल करने का तरीका ये रहता है कि आपको पहले अनुपात ही मान लेना होता है। देखिए माना बिंदु P, जो पहला वाला बिंदु दिया था उसको P मान लिया, बिंदुओं A और B को K अनुपात A के अनुपात में बांटता है। अर्थात A वाला बिंदु यहाँ पे हो गया, B वाला बिंदु यहाँ पे हो गया, P यहाँ पे हो गया और A के निर्देशांक -6,10 जो थे और B के निर्देशांक ये जो 3,-8 थे वो लिख लिए हैं और जो P बीच में था वो -4,6 हो गया। अच्छा, A वाला जो है x1 y1 और B वाला x2 y2, बीच में जो मिला है xy होता है और अनुपात जो हमने K और 1 मान के रखा है तो m1 m2 हो जाएगा। तो ये सभी चीज़ें हो चुकी हैं। तब अंतःखंड विभाजन सूत्र देखेंगे। अंतःखंड विभाजन सूत्र क्या होता है, x बराबर m1 x1 m2 प्लस x2 m1 अपॉन m1 प्लस m2। बहुत सिंपल सा फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे x के जगह पे ये जो x ये -4 दिया है वही लिख लिया, ठीक है जी। और x1 क्या है -6 था और m1 क्या है वो m2 क्या है 1 है। x2 क्या है 3 था और m1 क्या है k है और नीचे k प्लस 1 यानी m1 प्लस m2। तिरछा गुणा कराना का काम हो जाएगा, इसका गुणा उधर हो जाएगा
तो आपको क्या देखने को मिलेगा? मिलेगा ये कि इसका जब इसमें गुणा हो जाएगा तो इसका अंतर गुणा करा रहे हैं, 4 -4 से k में गुणा कराएंगे तो -4k, 1 में गुणा कराएंगे तो -4, और यहाँ पे ये वाला हिस्सा तो वैसे ही उतार के रखेंगे, कुछ करना है नहीं। पक्षांतर करेंगे, -3 को इधर लाएंगे, -3k को इधर ले जाएंगे तो -4k पहले से था, -3k और आ गया तो -7k हो जाएंगे, और -4 को इधर भेजेंगे +4 हो जाएगा, -6 + 4, और यहाँ पे हमको -2 देखने को मिल जाएगा। 7, ये -7 वाला नीचे जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा और k बराबर क्या मिल जाएगा? 2/7 मिल जाएगा, और यही आपका अनुपात होगा, यानी अभीष्ट अनुपात जो है वो 2:7 है, यानी 2:7 के अनुपात में विभाजित करता है। प्रश्न को देख लिया जाए, जो कि बहुत ही अच्छा प्रश्न है। कह रहे त्रिज्या 4.2 सेंटीमीटर वाले एक धातु के गोले को पिघलाकर त्रिज्या 6 सेंटीमीटर वाला बेलन के रूप में ढाला जाता है। बेलन की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो इस प्रश्न की शुरुआत ऐसे होगी कि आपको पहले बात तो गोले की त्रिज्या r1 करके लिख लिया, 4.2 सेंटीमीटर था। बेलन की त्रिज्या जो बेलन बनाया जा रहा है उसको r2 बराबर 6 सेंटीमीटर, इसकी ऊंचाई h बराबर क्वेश्चन मार्क लगा दिया, ये हमको पता नहीं है, यही हमको याद करनी है। प्रक्रिया कैसे चलेगी भैया? जब एक ठोस को पिघला कर दूसरे ठोस के रूप में ढाला जाता है तो उनका आयतन बराबर रहता है, अर्थात गोले का आयतन और बेलन का आयतन क्या होगा? बराबर होगा। गोले का आयतन का सूत्र क्या होता है? 4/3 πr3, और बेलन के आयतन का क्या होता है? πr² h होता है। अब 4/3 छाप लिया, पाई का मान वैसे ही छाप लिया, पाई का मान 22/7 होता है, रखा जा सकता है, लेकिन रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। r1 जो गोले की त्रिज्या थी 4.2 घाते 3 लगा दिया है, पाई का मान यहाँ पे भी नहीं रखेंगे, और जो बेलन था उसकी त्रिज्या थी 6, यहाँ पे 6 रख दिया और h रख दिया। होना क्या है? h की वैल्यू निकालनी है। इन दोनों चीज़ों को नीचे भेज रहे हैं। भेजते वक्त क्या कर रहे हैं? ये जो 4 है वो ऊपर रख रहे हैं, और जो 3 है बट्टे के नीचे भेज दिया है। पाई को ऊपर रखा, ये 4.2 को 3 बार लिख लिया, इस पाई को नीचे भेज दिया है, और जो 6 की घाते 2 है उसको 2 बार लिख लिया है, और काटना शुरू किया। पाई से पाई कट जाएगा, इसी कटने की वजह से ही हमने पाई की वैल्यू नहीं रखी थी, ताकि ये कट जाए और आसान रहे काम, मुश्किल ना बढ़ने पाए। तो 6 से 42 होता है, 6 से 42 को काट दिया, 0.7 आ गया, फिर से वही सेम चीज़ काट दिया, 3 से काट दिया 14, मतलब 42 को काट दिया, 1.4 आ गया। अब जो भी गिनतियाँ बची हैं सभी का गुणा कर देंगे, बस वही अपनी ऊंचाई हो जाएगी। तो 2.744 सेंटीमीटर करके अभीष्ट ऊंचाई यहाँ पे ज्ञात हो चुकी है। मतलब बस यही है। अब ये सिंपल सा गुणा करके ही प्राप्त किया जाएगा, मतलब सिंपल सा गुणा अब जैसे करते हैं। और अगले साल की बात की जाए घ वाले प्रश्न की, तो यहाँ पे कह रहे हैं 35 नगरों की साक्षरता दर प्रतिशत में दर्शाई गई है, माध्य साक्षरता ज्ञात की गई है, करनी है, यानी हमको समांतर माध्य ज्ञात करना है। तो साक्षरता की दर दी गई है और नगरों की संख्या दी गई है। अब इसे कैसे करना है? प्रश्न को हल करने के लिए करेंगे क्या? करना ये है कि साक्षरता की दर जो दी गई है पूरा उतार लिया, नगरों की संख्या वैसे सेम टू सेम उतार लिया, साक्षरता दर, इसी से हमको x की वैल्यू निकालनी होती है। तो इन दोनों को जोड़ा, 2 से भाग किया 50 मिल गया, इन दोनों को जोड़ा 2 से भाग किया तो 60 मिल गया। अब ये प्रक्रिया लगातार चलती जाती है, लेकिन इनका अंतर जो है दिखाई दे रहा है 10। तो अगर हम 50 में 10 जोड़ें 60, फिर 10 जोड़ें 70, फिर 10 जोड़ते जाएंगे तो ये x की वैल्यू बहुत ही आसानी से मिल जाती है, आमतौर पे बहुत आसानी से मिल जाती है, कभी कोई समस्या नहीं आती है। ठीक है, और एक बार क्रॉस चेक करने के लिए लास्ट वाला 85 और 95 जोड़ लो, जोड़ने पर 180 हो जाना चाहिए। हाँ जी, 180 हो जाएगा, और उसका आधा करने पर 90 हो जाएगा। फिर क्या करोगे? फिर करना ये है कि fx निकालना है। नगरों की संख्या f है और ये x तो है, इन दोनों का गुणा 150 दिखाई दे रहा है, सभी का गुणा करते चले गए। सिंपल सा गुणा जैसा होता है वही कर लिया, और सिग्मा fx यानी कि इन सभी का योगफल यहाँ पे 2430 आ गया है। f की वैल्यू का योगफल कितना आ गया? 35। हालांकि 35 नगर पहले भी दिए गए थे। तो समांतर माध्य निकालने के लिए क्या करेंगे? सिग्मा fx अपान सिग्मा f कर देंगे, ज़्यादा कुछ नहीं करना है। 2430 जो है ऊपर लिख दिया, नीचे 35 लिख दिया, जितना कटते बना काट लिया, और फिर 7 से कट नहीं रहा था भैया, मतलब 5 से कट रहा था कट गया, उसके बाद नहीं कट रहा था फिर 7 से भाग कर दिया, मतलब सिंपल सा 7 से ऐसे उठाया, 486 यहाँ पे दिखाई दे रहा, भाग कर दिया। भाग करने के बाद जो कुछ भी मिला वही लिख दिया, वही अपना समांतर माध्य है, और यही अपना इस प्रश्न का उत्तर है।